देखो क्यूआरएमपी जो है वो क्यूआरएमपी में क्या बोला है कि जीएसटीआर 1 जो होता है ना, जीएसटी ओके, क्यूआरएमपी का फुल फॉर्म क्या है? क्यूआरएमपी का फुल फॉर्म इज क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। क्या बोला उन्होंने? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। अभी अगर मैंने जीएसटीआर 1 का बात किया तो जीएसटीआर 1 में हम लोग ने देखा था अगर टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 1 पॉइंट लेस देन और इक्वल टू 1.5 करोड़, देन इट इज क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग इज अलाउड। बट अगर मेरा अगर टर्नओवर इज मोर देन 1.5 करोड़, देन इन दैट केस मुझे मंथली रिटर्न भरना पड़ेगा। बट हम लोग ने जो पढ़ा था, हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भाई अगर जीएसटीआर 1 होगा तो वो मैंडेटरी बेसिस पे मंथली तुम लोगों को फाइल करना पड़ेगा। बराबर, ये हम लोग ने देख लिया था, अगर तुम लोगों को याद होगा तो। ये पहले लॉ था, पर अभी अभी भी वो लॉ है, पर वो इनइफेक्टिव है अभी। राइट, सो पहले क्या लॉ था, अभी रिसेंटली मतलब इट इज देयर बट इट इज इनइफेक्टिव। फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1, अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर मेरा अप टू 1.5 करोड़ है तो मैं क्वार्टरली रिटर्न भर सकता हूँ जीएसटीआर 1 का। और अगर मेरे टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो मैं मंथली रिटर्न भर सकता हूँ जीएसटीआर 1 का। एकदम बराबर, ओके। जीएसटीआर 3B के लिए ऐसे कुछ भी पॉइंट नहीं था। जीएसटीआर 3B के लिए ऑलवेज वी यूज्ड टू डू कि यार ऑलवेज तुम लोगों को क्या करना है, मंथली रिटर्न भरना है। बराबर है, ओके। अभी क्यूआरएमपी स्कीम में क्या बोला उन्होंने कि भाई देखो, तुम लोग जो मंथली रिटर्न्स भर रहे हो ना, इट इज ओके इफ यू फाइल द रिटर्न्स ऑन क्वार्टरली बेसिस। इट इज ओके इफ यू फाइल द रिटर्न्स ऑन क्वार्टरली बेसिस, बट तुम लोगों को पेमेंट जो करना है ना दोस्त, वो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ मंथली करना पड़ेगा। बट रिटर्न्स तुम लोगों को क्या करना है, क्वार्टरली भरने हैं। ओके, ये देखो, इफ योर टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर is less than or equal to 5 crores, then in that case you can file GSTR 1 and GSTR 3B on quarterly basis। आराम से समझो, GSTR 1 and GSTR 3B on quarterly basis तुम लोग भर सकते हो अगर तुम्हारा लास्ट ईयर का टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू 5 crores। और ऑफ कोर्स ये साल में भी तुम्हारा टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी अ स्मॉल पर्सन। करेक्ट है, तो जीएसटीआर 1 3 भी तू क्वार्टरली भर सकता है, पर टैक्स तुझे मंथली पे करना पड़ेगा। हम लोग अभी एक एक पॉइंट सी, इफ यू सी, ये रिटर्न्स चैप्टर में है ये क्यूआरएमपी स्कीम। और रिटर्न्स चैप्टर का अगर तुम लोगों ने कंटेंट पढ़ा ना, इट इज ऑल कंटेंट, मतलब उन्होंने लैंग्वेज लिखा है। तो मेरे हिसाब से लैंग्वेज पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ना, इट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अभी एग्जैक्टली एक काम करते हैं। मैं एक चिंटू, और चिंटू के 3 ऑफिसेज है एक पैन के अंडर। मुंबई में है, दिल्ली में है, बैंगलोर में है। उसको मुंबई एंड दिल्ली में क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट करना है, पर बैंगलोर के लिए उसको क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट नहीं करना है। कैन ही डू दैट? उसको मुंबई में क्यूआरएमपी के लिए करना है, दिल्ली में करना है, एंड बैंगलोर में नहीं करना है क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट। कैन ही डू दैट? तो आंसर इज यस, ही कैन डू दैट। ही कैन डू दैट बिकॉज क्यूआरएमपी जो होता है वो क्यूआरएमपी कभी भी पैन बेस्ड नहीं होता है, इट इज ऑलवेज लोकेशन बेस्ड। अगर तुम लोगों को याद होगा कॉम्पोजिशन स्कीम के केस में हम लोग ने एक चीज देखी थी कि कॉम्पोजिशन स्कीम कैन ऑलवेज बी ऑप्टेड फॉर पैन। मतलब एक पैन के लिए लिया तो जितने भी ऑफिसेस है वो सब ऑफिसेस को हम लोगों को कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई करना पड़ता है। बट दिस इज नॉट द केस इन क्यूआरएमपी। ठीक है, ओके। और तुम लोगों को एक छोटा सा बैकग्राउंड देता हूँ। क्यूआरएमपी वाज नॉट अ बिग सक्सेस फॉर द गवर्नमेंट, एंड आई विल टेल यू व्हाई इट वाज नॉट अ बिग सक्सेस फॉर द गवर्नमेंट। आगे जाके तुम लोगों को समझ में आगे आ जाएगा। ओके, तो पहला पॉइंट क्या देखा कि भाई रिटर्न भर सकते हैं मंथली, क्वार्टरली, और पेमेंट करना पड़ेगा मंथली। ठीक है, उसके बाद देखा कि भाई क्यूआरएमपी ऑप्ट करना इज नॉट पैन बेस्ड, इट इज लोकेशन बेस्ड। ठीक है, ये भी समझ में आ गया सर। अभी इधर आ जाओ। आई वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी इन अप्रैल 21। तो अगर मुझे अप्रैल 21 में क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट करना है तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? मुझे चेक करना पड़ेगा वेदर प्रीवियस मंथ्स जीएसटीआर 1 एंड 3B हैव बीन फाइल्ड और नो। अगर लास्ट सी, मतलब तुम लोग ने अप टू डेट होना चाहिए। अगर ये मंथ में मुझे क्यूआरएमपी ऑप्ट करना है तो मेरे सब कुछ रिटर्न्स फाइल होने चाहिए। राइट, टू चेक वेदर प्रीवियस मंथ्स जीएसटीआर 1 एंड 3B हैव बीन फाइल्ड। इफ यस, क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट कर सकता हूं। बट अगर मेरा कौन सा भी फाइल्ड नहीं होगा, इफ नो, देन क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट नहीं कर सकता। ओके, वंस यू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, जब तक तू कैंसिल नहीं करता ना तब तक तेरा क्यूआरएमपी चलता रहेगा। तूने ऑप्ट कर दिया क्यूआरएमपी के लिए, तूने इंटीमेट कर दिया गवर्नमेंट को कि भाई मुझे क्यूआरएमपी के अंदर जाना है। बराबर, वंस यू इंटीमेट दिस टू द गवर्नमेंट, तू जब तक गवर्नमेंट को नहीं बोलता नहीं 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 आई वांट टू कम आउट फ्रॉम क्यूआरएमपी, देन इन दैट केस तब तक तू क्यूआरएमपी में ही रहेगा। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? ठीक है।
अभी थोड़ा-सा ध्यान देना, तुम लोगों को इनिशियली ऐसे लगेगा अरे क्या पढ़ रहा हूँ मैं करके। देखो, मुझे क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट करना है, तो मैं कब से कब तक गवर्नमेंट को बता सकता हूँ इज़ द क्वेश्चन। मुझे अगर क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट करना है, मैं कब से कब तक गवर्नमेंट को इंटिमेट कर सकता हूँ इज़ द क्वेश्चन। ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं। क्वार्टर नंबर 1 में आई वाज़ अंडर नॉर्मल स्कीम। मतलब नॉर्मल स्कीम के हिसाब से मंथली रिटर्न्स भरता था और मंथली पेमेंट भी कर देता था। मैं क्वार्टर 1 में तो नॉर्मल ही हूँ, मतलब नॉर्मल स्कीम में ही हूँ और मुझे अभी Q2 से मतलब क्वार्टर 2 से क्यूआरएमपी में जाना है। क्वार्टर 2 से क्यूआरएमपी में जाना है। अगर मुझे क्वार्टर 2 से क्यूआरएमपी में जाना है, तो मैं कब से कब तक गवर्नमेंट को इंटिमेट कर सकता हूँ टू स्टार्ट यूजिंग क्यूआरएमपी फ्रॉम क्वार्टर 2। तो उन्होंने क्या बोला मालूम है? उन्होंने बोला कि एक काम करो, क्वार्टर 2 है ना, उसके पिछले मंथ का, उसके पिछले मंथ के सेकंड मंथ का, मतलब पिछले क्वार्टर के, सॉरी, उसके पिछले क्वार्टर के सेकंड मंथ का फर्स्ट डे, क्वार्टर 2 के लिए जाना है, सो क्वार्टर 1 के सेकंड मंथ का फर्स्ट डे, मतलब इधर कितना आया, क्वार्टर 2 से मुझे जाना है, तो क्वार्टर 1 का सेकंड मंथ मतलब कौन सा, मई। मई का फर्स्ट डे मतलब 1 मई, फर्स्ट मई 2021। यस। एंड करंट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ का लास्ट डेट। सब कुछ याद रहेगा, टेंशन नहीं लेने का, ऐसा कुछ नहीं, इजी एकदम। क्वार्टर 2 में जाना होगा तो प्रीवियस मंथ, प्रीवियस क्वार्टर के सेकंड मंथ का फर्स्ट डे, बराबर, टिल टिल करंट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ का लास्ट डेट। सो विच मीन्स इट इज गोइंग टू बी 1/5/21 टिल 31/7/21। ये पीरियड के बीच में मुझे एप्लीकेशन करना पड़ता है टू द डिपार्टमेंट स्टेटिंग दैट आई वांट टू गो फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। आई होप यू आर क्लियर कि किधर से किधर तक क्या करना पड़ता है। सो क्वार्टर 3 के लिए जाना होगा तो क्या करूंगा मैं, क्वार्टर 3 के लिए जाना होगा तो मैं पिछले क्वार्टर का मतलब क्वार्टर 2 का, मतलब कौन सा, जुलाई अगस्त सितंबर, उसका सेकंड मंथ मतलब कौन सा, जुलाई अगस्त, बराबर। तो फर्स्ट अगस्त से लेके क्वार्टर 3 के फर्स्ट महीने का मतलब कौन सा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का अक्टूबर। यस, बराबर। सो द पॉइंट इज, फर्स्ट अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक मुझे क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन करना पड़ता है, तो ही मैं Q2 से क्या कर सकता हूँ, Q2 से क्यूआरएमपी में जा सकता हूँ। आई होप यू आर क्लियर विथ क्यूआरएमपी का ये पॉइंट कि कभी मैं ऑप्ट कर सकता हूँ। इज एवरीबडी क्लियर? कूल। वंस क्यूआरएमपी इज एक्सरसाइज, एक बार क्यूआरएमपी एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, आई विल बी इन क्यूआरएमपी अनलेस, आई विल बी इन क्यूआरएमपी अनलेस आई बिकम इनएलिजिबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, ये कैसे होगा, क्यूआरएमपी एक बार मैंने एक्सरसाइज कर दिया तो मैं क्यूआरएमपी के अंदर ही रहूंगा जब तक आई बिकम इनएलिजिबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मतलब क्या, मेरा जब तक 5 करोड़ क्रॉस नहीं होता ना, तब तक मैं क्यूआरएमपी में रहूंगा, या फिर मेरा 5 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ है पर आई ओनली वांट टू ऑप्ट आउट। सो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ एग्जिट्स फ्रॉम क्यूआरएमपी। नंबर वन, द फर्स्ट एग्जिट कैन बी 5 करोड़ क्रॉस हो गया एंड यू आर आउट ऑफ क्यूआरएमपी ऑटोमेटिकली। एंड सेकंड इज सुओ मोटो, आई एम सेइंग कि यार मुझे नहीं रहने का क्यूआरएमपी, चल बाहर जाता हूं मैं, तो आई एम शिफ्टिंग आउट फ्रॉम क्यूआरएमपी ऑन सुओ मोटो बेसिस। ठीक है, ये दोनों केस हो सकते हैं क्यूआरएमपी से बाहर निकलने के। ठीक है, ओके। अभी देखो, ऑप्शन ऑफ क्यूआरएमपी टू लैप्स, मतलब अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्यूआरएमपी है मेरे पास, अभी मेरा क्यूआरएमपी से मैं शिफ्ट हो रहा हूं टू नॉर्मल स्कीम, एंड देयर कैन बी टू वेज इन विच आई कैन शिफ्ट टू अ नॉर्मल स्कीम। ध्यान देना सब लोग, ऑप्शन ऑफ क्यूआरएमपी टू लैप्स मतलब क्यूआरएमपी लैप्स हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, मैं क्यूआरएमपी में हूं, अभी भी क्वार्टर 1 में क्यूआरएमपी में हूं, क्वार्टर 2 में क्यूआरएमपी में हूं, क्वार्टर 3 में क्यूआरएमपी में हूं, एंड मेरा समझ की टर्नओवर क्रॉस हो गया 5 करोड़ का। अभी देखो, एक सेकंड,
दूसरा आईपैड यूज कर रहा हूँ, मेरे पास ना इस ये आईपैड का स्टाइलस नहीं है इधर, अनफॉर्चुनेटली। ओके देखो, क्वार्टर वन में 1.5 करोड़ मेरा टर्नओवर हो गया, मैं क्यूआरएमपी में हुआ, 1.5 करोड़ मेरा टर्नओवर है। क्वार्टर टू में मेरा 3 करोड़ टर्नओवर है। हैव आई क्रॉस्ड 5 करोड़ येट? नो, आई हैव क्रॉस्ड ओनली 4, आई हैव बिकम ओनली 4.5 करोड़, ठीक है। क्वार्टर थ्री के अक्टूबर मंथ में मेरा 40 लाख का टर्नओवर हो गया। मतलब कितना हो गया अभी? मतलब कितना हो गया अभी? 4.5 प्लस 40 मतलब 4.90 हो गया दोस्त, अक्टूबर में। अभी नवंबर में 10 लाख के ऊपर कमाया, मतलब आई विल बी शिफ्टेड टू अ रेगुलर स्कीम ना, ठीक है। और नवंबर मंथ में मैंने 20 lakhs कमाया, और दिसंबर मंथ में और 10 lakhs कमाया। सो कैन आई से फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर एक्चुअली आई एम नॉट एलिजिबल टू कंटिन्यू विथ क्यूआरएमपी स्कीम, बिकॉज नवंबर मंथ में मेरा 5 करोड़ क्रॉस हो चुका है, एंड नाउ आई हैव टू शिफ्ट टू अ रेगुलर स्कीम। सो गवर्नमेंट बोल रहा है कि टेक चिल पिल। क्या बोल रहा है गवर्नमेंट? टेक चिल पिल, मतलब तू आराम से काम कर, आराम से काम कर। मतलब भले तेरा क्यों क्यों क्वार्टर थ्री में 5 करोड़ क्रॉस हुआ है, भले तेरा क्वार्टर थ्री में 5 करोड़ क्रॉस हुआ है, बट स्टिल कंटिन्यू द एंटायर क्वार्टर थ्री विथ क्यूआरएमपी scheme and shift to regular scheme from the next quarter. So even though November, December, I'm not eligible for to continue with QRMP, but government is allowing me to continue with QRMP. अंडरस्टैंडिंग। तो ये भी मैं क्वार्टर थ्री भले में ये हो रहा है 5 करोड़ क्रॉस हो रहा है, बट तो भी मैं पूरा का पूरा क्वार्टर थ्री जो है ना दोस्त, वो क्यूआरएमपी के अंदर ही गुजारूंगा, और मैं क्वार्टर फोर से क्यूआरएमपी में नहीं, मैं रेगुलर स्कीम में शिफ्ट हो जाऊंगा। क्लियर है? देखो ना इधर, इन एलिजिबिलिटी स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्वार्टर इवन इफ माई टर्न ओवर क्रॉसेस 5 करोड़ इन द करंट क्वार्टर। आई होप क्लियर है। करेक्ट है? ये तो इधर मेरे पास ऑप्शन थोड़ी है शिफ्ट होने का, बराबर, ये तो टर्नओवर क्रॉस हुआ, ये बात है। अभी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये ओके, फर्स्ट पॉइंट तो इन एलिजिबिलिटी का बात किया कि भाई आई कैन नॉट कंटिन्यू विथ क्यूआरएमपी फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं कि मुझे खुद क्यूआरएमपी के बाहर जाने का है, वॉलेंटरी बेसिस पे क्यूआरएमपी से ऑप्ट आउट करना है, तो मेरे पास कितना टाइम लिमिट है? मैं तुम लोगों को बताऊं, सेम टाइम लिमिट एज ऑप्टिंग इन फॉर क्यूआरएमपी जो था। इसका मतलब देखो, मुझे क्वार्टर वन में मैं क्यूआरएमपी में हूं, एंड नाउ आई वांट टू शिफ्ट फ्रॉम क्यूआरएमपी टू रेगुलर फ्रॉम क्वार्टर टू। तो मुझे इंटीमेट करना पड़ेगा टू द डिपार्टमेंट ऑन और बिफोर और बिटवीन द पीरियड, मतलब क्वार्टर टू से अगर तू हो रहा है, देन इन दैट केस उसके पिछले क्वार्टर का सेकंड मंथ का फर्स्ट डे, मतलब क्वार्टर टू से अगर क्यूआरएमपी में जाना है तो क्वार्टर वन का सेकंड मंथ, मतलब अप्रैल मई का फर्स्ट डे, दैट इज फर्स्ट मई 21 से लेके जो क्वार्टर में तुझे शिफ्ट होना है उसके फर्स्ट मंथ का लास्ट डेट, दैट इज 31/7/21। जुलाई अगस्त सितंबर का जुलाई, ये पीरियड के अंदर अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन करना पड़ेगा। इज एवरीबडी क्लियर विद द डेट? लाइक डेट एज इन जो पीरियड जो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो पीरियड एक बार समझ के लेना। तो इसमें से क्वेश्चन आता है नहीं आता है, दैट्स अ सेकेंडरी पार्ट, बट तुम लोगों को मालूम होना चाहिए सब कुछ। अभी तुम लोगों को थोड़ा सा दिमाग चलाने के लिए मजबूर करता हूं मैं। इधर देखना सब लोग, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ। एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने तुम लोग को थोड़ा दर्द देता हूं, तुम लोग को समझेगा क्या क्यों इट इज अ फेलियर। मैंने क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट किया, मैं एक सप्लायर हूं, मैंने क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट किया। मैं बोल रहा हूं कि मैं मंथली रिटर्न नहीं भरूंगा, मैं मंथली रिटर्न नहीं भरूंगा, मैं क्वार्टरली ही रिटर्न भरूंगा, भले पेमेंट मंथली करूंगा, ठीक है। तुम लोग ने मेरे से एक अग्रीमेंट किया, मैं क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट किया है, तुम लोग ने मेरे से अग्रीमेंट किया, और तुम लोग ने मेरे से समझ 4 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया। मेरा एक ही क्लाइंट है, मेरे साल का एक ही क्लाइंट है तुम लोग, ठीक है। और मैंने 4 करोड़ रुपए का धंधा किया। 4 करोड़ रुपए पे 18% लगाओ ना, कितना आता है? 4 करोड़ रुपए पे 18% लगाओ ना, कितना आता है? 72। दैट इज
18%, 4 करोड़ पे 18% नंबर 70 लाख अप्रोक्सीमेटली, नहीं नहीं, हाँ 70 लाख अप्रोक्सीमेटली, 70 लाख रुपीस का तुम लोग ने जीएसटी मुझे पे करके रखा है, बराबर। ये एक ही मंथ में ट्रांजैक्शन हुआ है, एक ही मंथ में, एक क्वार्टर, एक मंथ में ट्रांजैक्शन हुआ है, समझ, पूरे साल का ट्रांजैक्शन तुम लोग ने एक ही मंथ में कर दिया, 4 करोड़ का। 70 लाख का तुम लोग ने टैक्स मुझे देके रखा है, बराबर, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ओके, पूरे साल में कुछ नहीं मेरे पास भाई। 72 lakhs का टैक्स तूने फर्स्ट मंथ में भर के रखा है। डोंट यू थिंक यू विल नीड द आईटीसी? एब्सोल्युटली राइट, यू विल नीड द आईटीसी एज सुन एज पॉसिबल, बराबर। पर मैं बोल रहा हूं कि भाई देख, अभी चल रहा है अप्रैल, अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मंथ में तूने पेमेंट किया है, बट मैं अप्रैल मंथ का जीएसटीआर 1 नहीं भरने वाला हूं। मैं तो क्वार्टरली रिटर्न भर रहा हूं, मैं क्वार्टरली रिटर्न भर रहा हूं, अप्रैल, मई, जून, इसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा जीएसटीआर 1 भरूंगा। सो मतलब तुम लोग ने जो फर्स्ट मंथ में जो पेमेंट किया था, उसका तुम लोगों को क्रेडिट, अगर मैंने बात किया, तो एक्चुअली 3 महीने के बाद मिल रहा है भाई। 3 महीने के बाद तुम लोगों को क्रेडिट मिल रहा है 72 lakhs का। नाउ जस्ट इमेजिन कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं डील कर रहा हूं, जिन्होंने आज मुझे जीएसटी दिया है और उनका क्रेडिट उसको आज नहीं मिल रहा है, ये मंथ में नहीं मिल रहा है, दे विल गेट द क्रेडिट आफ्टर 3 months। डोंट यू थिंक दिस इज रॉन्ग विथ द क्लाइंट, एंड विल क्लाइंट थिंक ट्वाइस? बोलेगा क्लाइंट ऐसा कि अरे यार, हाँ वाओ क्या बात है, अमित क्यूआरएमपी कर रहा है ना, ठीक है 3 महीने के बाद क्रेडिट ले लूंगा, घंटा। कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं बोलेगा कि हाँ चलेगा 3 महीने के बाद क्रेडिट दे देना। अरे उसने पैसा पे किया भाई, अगर उसने पैसा पे किया ना आज, तो उसको ये मंथ में क्रेडिट दिखना चाहिए, बिकॉज उसका हक का पैसा है वो, तो उसको आईटीसी मिलना चाहिए। द एवरी क्लाइंट विल नॉट वेट फॉर 3 months टू गेट द आईटीसी। सो डोंट यू थिंक दैट दिस इज रॉन्ग फ्रॉम द क्लाइंट्स परस्पेक्टिव? और क्लाइंट कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि ही विल एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विथ सच अ पर्सन, उस जिसने क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट किया है, बिकॉज वो साला आज नहीं भरेगा जीएसटीआर 1, वो 3 महीने के बाद भरेगा जीएसटीआर 1, और उसके बाद उसके नेक्स्ट मंथ में अपने अपने को क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। मतलब अप्रैल में, जून के भी बाद जो जुलाई आता है, जुलाई मंथ में वो जीएसटीआर 1 भरेगा पिछले क्वार्टर का, और तभी उसको जीएसटीआर 3 भी में दिख जाएगा। सो डोंट यू थिंक यार ये बहुत, क्लाइंट बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए सब, मैं नहीं करूंगा ये सब, ऐसा मुझे चाहिए ही नहीं कोई सप्लायर, तो यार डेफिनेटली बिजनेस पर इफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यार कोई भी क्लाइंट अग्री नहीं करेगा ये करने के लिए, बराबर। तो हुआ क्या, मैं सिर्फ क्वार्टरली बेसिस पे जीएसटीआर 1 भरता था, और मैं जीएसटीआर 1 भरता था एक ही, आफ्टर 3 मंथ्स, बराबर। अभी उसको क्रेडिट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है, उसको क्रेडिट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि देखो, तो अप्रैल में, जून जो है ना, उसके लिए तो जीएसटीआर 1 भर रहा है, अभी सामने वाले को क्रेडिट देना है फॉर अप्रैल में ऑल्सो, इन दोज मंथ्स। सो इसके वजह से उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला, और उसका नाम है इनवॉइस इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। क्या है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी मतलब मैं अप्रैल और मई मंथ के लिए इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करूंगा। आई विल पुट द डेटा इन आईएफएफ, आई विल पुट द डेटा इन आईएफएफ फॉर अप्रैल एंड मई, एंड थर्ड मंथ के लिए एनीवेज में जीएसटी 1 फाइल कर रहा हूं, बट ये 2 मंथ्स में मैं आईएफएफ फाइल करूंगा, और आईएफएफ के अंदर आई विल पुट ऑल द डिटेल्स अबाउट द रेसिपिएंट, सो दैट रेसिपिएंट विल गेट द आईटीसी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आप मेरे से एवरी मंथ कुछ ना कुछ तो फाइल करवा ही रहे हो टू गेट द क्रेडिट ऑफ टू द अदर पर्सन ऑन द सेम इन द सेम मंथ, तो मैं तो जीएसटीआर 1 ही फाइल करूंगा, व्हाई विल आई ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी स्कीम? भाई समझ रहा है तुम लोगों को, उन्होंने बोला हाँ जीएसटीआर 1 तो एक ही बार भरना है, पर तुम लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड मंथ के लिए क्या करना है, आईएफएफ भरना है। मैंने बोला सर ये तो मंथली रिटर्न जैसे ही हो गया। तो आईएफएफ का फायदा ही क्या है? आईएफएफ का फायदा रेसिपिएंट के लिए डेफिनेटली है, बट व्हाई विल एनी सप्लायर गो फॉर क्यूआरएमपी स्कीम, जो क्यूआरएमपी को भाई इतना सब करना ही है वैसे भी। सप्लायर के लिए कभी हेडेक नहीं होता, सप्लायर के लिए हेडेक नहीं होता अगर मंथली कुछ होता नहीं और सिर्फ क्वार्टरली होता, पर इधर बोल रहे क्वार्टरली रिटर्न भरना है जीएसटीआर 1, पर वो जीएसटीआर 1 भरना है क्वार्टरली, मंथली तो अलग चीज भरनी है, आईएफएफ और आईएफएफ। तो बेसिकली उनको ये बोलना है इसमें, देखो
जभी भी इन केस ऑफ बी टू बी ट्रांजैक्शंस होते हैं, सो सी आईटीसी किसको लगेगा? आईटीसी किसको लगेगा? आईटीसी चाहिए सामने वाला पर्सन जब भी रजिस्टर्ड हो। कहने से तुम लोग जब भी रजिस्टर्ड होंगे, तभी तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा ना, मैं किसके साथ डील कर रहा हूँ वो चीज का। अगर तुम लोग एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? तुम लोगों को क्रेडिट कभी मिलेगा? बिकॉज़ यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ क्रेडिट। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिमाग लगाओ, सब समझेगा। माय पॉइंट इज, अगर बी टू बी ट्रांजैक्शन होगा, मैं बिजनेस, तुम लोग भी बिजनेस, सो तुम लोगों को एवरी मंथ के क्रेडिट की परवाह होगी कि तुम लोगों को एवरी मंथ का क्रेडिट चाहिए। उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव निकाला उन्होंने? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी निकाला। सो फर्स्ट एंड सेकंड मंथ का मैं जीएसटीआर 1 नहीं भरूंगा, मैं क्या भरूंगा? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी भरूंगा फॉर फर्स्ट एंड सेकंड मंथ, एंड थर्ड मंथ के लिए मैं जीएसटीआर 1 भरूंगा। सो दैट तुम लोगों को जो क्रेडिट मिलेगा, फर्स्ट 2 मंथ्स का क्रेडिट विल बी बेस्ड ऑन आईएफएफ, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, एंड थर्ड मंथ का क्रेडिट विल बी बेस्ड ऑन माय एक्चुअल जीएसटीआर 1। Correct? So that the recipient will get the credit basis the IFF. So details of बेस्ट पार्ट उन्होंने बोला, अरे टेंशन मत लेना, डिटेल्स ऑफ मंथ 1 एंड मंथ 2 जो आईएफएफ में तुम लोग ने डाल दिया है ना, वो ऑटोमेटिकली हम लोग ऑटो पॉपुलेट कर देंगे इन जीएसटीआर 1। मैंने बोला थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे से सब कुछ भरवाया और बोलते हैं ऑटो पॉपुलेट करेंगे। सो जीएसटीआर, सो आईएफएफ मंथ 1, आईएफएफ मंथ 2, ये दोनों का डेटा जब ये थर्ड मंथ में जब जीएसटीआर 1 भरूंगा, तभी दोनों मंथ के डेटा क्या हो जाएगा? ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा इन माय जीएसटीआर 1। सो आई डोंट नीड टू रिफिल द डेटा इन जीएसटीआर 1 इन द थर्ड मंथ। बट ये प्रॉब्लम कभी भी बी टू सी के लिए नहीं आएगा, और इसकी वजह से आईएफएफ फैसिलिटी बी टू सी के लिए है ही नहीं। लॉजिकल एकदम। तो कुछ भी हम लोग रट्टा मार रहे हैं क्या कि हाँ नहीं है ये? अभी याद रखना कि बी टू सी के लिए आईएफएफ नहीं है। अरे याद क्या रखना है इसमें? आईएफएफ फैसिलिटी का पॉइंट ही वो था कि सामने वाले को क्रेडिट टाइमली मिल जाए। बट अगर बी2सी ट्रांजैक्शन होगा तो सामने वाले को क्रेडिट का घंटा फर्क पड़ता है, और इसके लिए उन्होंने बी2सी के लिए आईएफएफ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं किया है, और सिर्फ बी2बी ट्रांजैक्शन के लिए किया है। अभी तुम लोगों को स्लोली स्लोली एक चीज समझती होगी, दैट क्यूआरएमपी स्कीम जो यूजुअली लोग अप्लाई करते हैं, वो बी2बी के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। बिकॉज अगर बी2बी के लिए अप्लाई करना है, तो लोग क्यूआरएमपी के लिए जाएंगे ही नहीं। बी टू बी के लिए कौन कोई अप्लाई करेगा भाई क्यूआरएमपी स्कीम के लिए? बिकॉज सब कुछ तो करना है। तो देर इज नो रीजन, मैं तुम लोग को अभी बता रहा हूं, देर इज नो रीजन फॉर एनी बी टू बी सप्लायर टू ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी, बिकॉज एनीवेज उसको सब कुछ करना ही है। ही इज मेकिंग ऑल द डेटा, ही जस्ट नीड्स टू मेक अ पेमेंट, दैट्स इट। प्लस इट क्रिएट्स अ रॉन्ग इंप्रेशन ऑन द रेसिपिएंट। तो ये सब की वजह से बेसिकली उसको क्या बोलना है कि बी टू बी अगर होगा तो यूजुअली लोग क्यूआरएमपी के लिए नहीं जाते। बट अगर मेरा धंधा बी टू सी हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, कौन लोग अप्लाई करता है मालूम है? जो शॉप्स होते हैं ना, तुम लोग नीचे जाने के बाद शॉप्स देखते हो जिधर जीएसटी लगता है, पर दे आर स्मॉल शॉप्स पर जीएसटी लगता है। तो ये जो शॉप्स है, कहने से दे आर डूइंग बी टू सी ट्रांजेक्शन। यस, किराना का शॉप होगा फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो ट्रांजैक्शंस कर रहा है वो बी टू सी है। अगर वो बी टू सी है ना दोस्त, तो वो आईएफएफ मतलब वो क्यूआरएमपी स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो जिनको बेच रहे हैं ना, वो जिनको बेच रहे हैं ना, वो रजिस्टर्ड नहीं है, सब लोग अनरजिस्टर्ड है। इसके वजह से क्यूआरएमपी के लिए वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ यू थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, उनके लिए कितना अच्छा है क्यूआरएमपी। उनके पर्सपेक्टिव से सोचो, जो किराना माल का दुकान है जिनका, जिस जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है। मेरे केस में सोचो, मेरे केस में सोचो, मैं बी टू बी ट्रांजेक्शन थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो बी टू सी कर रहा हूं। सो बी टू सी ट्रांजेक्शन में मेरे लिए कितना अच्छा है कि मैं क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट करूं। क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, मैं क्वार्टरली रिटर्न भरूंगा बिकॉज तुम लोग को क्रेडिट थोड़ी लेना है, और मैं पेमेंट जो है वो मंथली करूंगा, ठीक है? करेक्ट है। बी टू बी में और एक प्रॉब्लम क्या है, लोग क्या सोचते हैं, अरे यार बी टू बी ट्रांजेक्शन करना है, हम लोगों को मंथली, अभी इधर तो बोल के क्या रखा है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। एक सेकंड, सबसे पहले मेरा यही पॉइंट था कि क्वार्टरली रिटर्न भरना है, ओके दैट्स अ विन फॉर मी कि क्वार्टरली रिटर्न भरना है, पर पेमेंट तो मंथली करना है। अगर पेमेंट मुझे मंथली करना है, मतलब आई एम एनालाइजिंग ऑल द डेटा, आई एम एनालाइजिंग ऑल द डेटा एंड आई एम गेटिंग द फिगर ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एवरी मंथ। अगर भाई मैं इतना कर ही रहा हूं, तो जीएसटी वन ही भर देता हूं मंथली, ठीक है? तो ये एक पॉइंट हो गया कि मेरे ये हम लोगों को ये नहीं समझा कि सर अगर मंथली पेमेंट करना ही है, तो रिटर्न भी भर देता हूं और आई गो इन नॉर्मल स्कीम। तो चलो ये, चलो ठीक है कि एक हम लोग ने मान लिया कि चलो ठीक है कि एक ही रिटर्न भरना है एज अगेंस्ट 3 रिटर्न्स, ठीक है। बट अभी उन्होंने, वो भी था, उन्होंने वो भी बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को अभी तीनों रिटर्न्स भरना है। क्यों?
2 रिटर्न जो है वो आईएफएफ होंगे, तीसरा रिटर्न जीएसटीआर 1 होगा। मतलब बेसिकली तू मंथली रिटर्न भर रहा है, मंथली पेमेंट कर रहा है, जो पहले भी कर रहा था। राइट? अंडरस्टैंडिंग? तो इसकी वजह से फॉर बी टू बी इट इज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल डील फॉर बी टू बी, बट डेफिनेटली एंड 110% फॉर बी टू सी इट इज अ वेरी सक्सेसफुल डील। आई होप यू आर क्लियर लॉजिकली दैट यू नो कि क्या होता है, व्हाई, व्हाट इज दिस इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी एंड एवरीथिंग। सो अंडर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी उन्होंने क्या बोल के रखा है, टैक्स पेयर कैन फर्निश द डिटेल्स ऑफ ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ, एक सेकेंड क्या बोला है, आईएफएफ के अंदर मैं I can furnish the details only to the extent of cumulative value of 50 lakhs in each of the 2 months। इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि मेरे जो आईएफएफ में भी डिटेल्स डालूंगा ना, फर्स्ट मंथ एंड सेकंड मंथ में, तो 2 मंथ का ही होगा ना, थर्ड मंथ तो जीएसटीआर 1 है। फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में डिटेल्स डालूंगा, वो 50 lakhs के वैल्यू के ऊपर नहीं हो सकता, वो लोग बोल रहे हैं 50 लाख के वैल्यू के ऊपर नहीं हो सकते, ये लोग बोल रहे हैं। बोला ठीक है, तो 50 लाख इन मंथ वन, 50 लाख इन मंथ टू, इसके ऊपर तू नहीं डाल सकता आईएफएफ में और सामने को क्रेडिट नहीं दे सकता, तो जीएसटीआर 1 में कर जो करना है। सो आईएफएफ इज जस्ट अ जुगाड़, बेसिकली यू कैन से दैट आईएफएफ इज जस्ट अ जुगाड़, जो उन्होंने बोला कि ठीक है 50 लाख तक हम लोग क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए दे देंगे मंथ 1 एंड मंथ 2 में, बट अगर उसके भी ऊपर अगर ज्यादा क्रेडिट देना है तो जीएसटीआर 1 जब भी फाइल करेगा तभी तो ट्रांसफर करते हैं। और आईएफएफ फाइल करना इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल। तुम लोग को करना है कि नहीं करना, बट ऑफ कोर्स एवरीबॉडी विल डू इट अगर वो बी टू बी ट्रांजेक्शन होगा तो, और तो ही लगता है मतलब। बट ऐसा है, समझ, फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये कभी एप्लीकेबल होगा, कभी यूजफुल होगा आईएफएफ नॉट मैंडेटरी। अप्रैल में बी टू बी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, अप्रैल में देर इज नो बिजनेस, मई में देर इज नो बिजनेस, सीधा जून में बिजनेस आ गया, सो अप्रैल एंड मई का आईएफएफ भरने का जरूरत नहीं। आई होप क्लियर है सब लोग। सो इट इज नॉट मैंडेटरी, तुम लोगों को भरना है तो ही भर सकते हो। देखो, फाइनेंशियल ईयर 21-22 जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी क्वार्टरली रिटर्न्स ओनली, बराबर। इज देयर एनी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, हम लोग ने बात किया कि भाई क्वार्टरली रिटर्न्स की वजह से क्या हो रहा था, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, सामने वाले को क्रेडिट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से फर्स्ट 2 मंथ्स का उन्होंने बोल दिया कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी अप्लाई करो, आईएफएफ। उसके बाद जून जो होगा उसके लिए क्या होगा, जीएसटीआर 1 एंड 3 भी। वापस जुलाई अगस्त के लिए आईएफएफ, सितंबर के लिए 1 एंड 3 भी, जो तीनों महीने का होगा, और जिसमें आईएफएफ ऑफ द 2 मंथ्स विल गेट ऑटो पॉपुलेटेड। अक्टूबर नवंबर होगा तो आईएफएफ, एंड दिसंबर होगा तो 1 एंड 3 भी, ठीक है। उसके बाद जैन फेब मार्च अगर होगा तो जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर, जैन फेब मार्च में जैन एंड फेब विल बी आईएफएफ एंड मार्च विल बी जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी। I hope everybody is clear till here. Can someone tell me whether you are clear with this? All clear, easy है ना अभी तक तो? कुछ नहीं, इतना ही है, मतलब ये आधा अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। सर व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईएफएफ? आईएफएफ फाइल करने का ड्यू डेट फर्स्ट सेकंड जो मंथ होता है, जो फॉर एग्जांपल अप्रैल का बात करते हैं, अप्रैल का आईएफएफ कभी तक फाइल करूंगा, 13th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 13th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब 13th कितना आएगा, अप्रैल के बाद मई आता है, सो 13th of May इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग आईएफएफ फॉर अप्रैल। हम लोग ने रिटर्न चैप्टर में ये भी पॉइंट देखा था, याद है क्या, इनवॉइस का एक पॉइंट देखा था कि जीएसटीआर 1 मुझे
जो फाइल करना पड़ता है, उसपे जो डेटा डालना पड़ता है वो कैसे? कंसोलिडेटेड डाल सकता हूँ या कैसे डाल सकता हूँ? तो उन्होंने इधर एक्सप्लेन किया कि देखो अगर वो प पर सप्लाई जो हुआ है, वो एक रजिस्टर्ड पर्सन को हुआ है या बी टू बी ट्रांज़ैक्शन हुआ है, देन इन दैट केस तुम लोगों को इनवॉइस वाइज़ डिटेल्स डालने पड़ेंगे। एवरी इनवॉइस भले वो एक पर्सन को हो रहा है 30 ट्रांज़ैक्शंस, पर तो भी तुझे एक इनवॉइस का डिटेल्स डालना है, एक पर पर्सन डिटेल्स नहीं डालना है। अगर एक पर्सन को 30 ट्रांज़ैक्शन हो रहा है ना, तो भी वो 30 अलग-अलग इनवॉइसेस दिखने चाहिए। ठीक है। अभी बात करते हैं यूआरपी का, मतलब मैंने सप्लाई किया है अनरजिस्टर्ड पर्सन को। अगर मैंने सप्लाई किया है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो देखा जाएगा कि भाई इट इज इंटर स्टेट सप्लाई या इंट्रा स्टेट सप्लाई। इफ इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, इन द सेम स्टेट अनरजिस्टर्ड को किया है, तो मैं क्या करता हूँ, कंसोलिडेटेड सप्लाई ऑफ ऑल द सप्लाईज। अभी मैं जब जीएसटी डेटा बनाता हूँ ना, मेरा जब जीएसटीआर वन में फाइल करता हूँ, तभी मैं जीएसटीआर वन में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फिल्टर आउट करता हूँ कि अभी ये तो फिल्टर आउट होगा ही नहीं मेरे इसमें, रजिस्टर्ड कौन है, सब मेरे इसमें अनरजिस्टर्ड ही है, बराबर। तो अनरजिस्टर्ड में सबसे पहले फिल्टर आउट करता हूँ, मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, प्लेस सॉरी लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या है, महाराष्ट्र, बराबर। मैं जिनको सप्लाई कर रहा हूँ, पहले स्टेट वाइज फिल्टर करता हूँ, पिवट टेबल बना के, स्टेट समझ में आ जाता है। तो जो महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र होगा, उसको लेता हूँ और सब कंसोलिडेट करता हूँ वैल्यू, और उसका एक एंट्री पास करता हूँ महाराष्ट्र वालों का। अगर देर आर 500 एंट्रीज, तो 500 का एक एंट्री बनेगा, मतलब 500 सेल हुआ है तो 500 का एक एंट्री बनेगा महाराष्ट्र के लिए, तो उसको बाजू में निकाल। बाकी सबका मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी वापस क्या करना पड़ेगा, इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब महाराष्ट्र से अदर स्टेट जो है, उसका मुझे स्टेट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। उसके बाद में फॉर्मूला लगा के मोर देन 1 लाख का फॉर्मूला लगाता हूँ कि जिसका वैल्यू मोर देन 1 लाख है, पर फॉर्मूला मुझे लगाने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज कोई भी मुझे इतना पैसा नहीं देता है। समझा, मोर देन 1 लाख का कोई मुझे पैसा इतना नहीं देता है, तो इसकी वजह से ये मोर देन 1 लाख का तो बात ही नहीं है, बराबर। तो इनवॉइस वैल्यू हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 1 लाख, करेक्ट है। तो लेस देन और इक्वल टू 1 लाख में मुझे सिर्फ क्या करना पड़ता है, स्टेट वाइज कंसोलिडेशन करना पड़ता है। सो एवरी स्टेट का अगर 10 स्टेट से ऑर्डर आया है, तो 10 स्टेट्स का मैं एक एक फिगर निकालूंगा। सो बेसिकली देयर विल बी 10 एंट्रीज फॉर इंटर स्टेट एंड 1 एंट्री फॉर इंट्रा स्टेट। आई होप सब लोगों को समझा कि मैं मेरा जीएसटीआर वन कैसे भरता हूँ। जीएसटीआर वन का डेटा ऐसे में भरता हूँ, और ये सब डेटा निकाल के अपन फाइल करते हैं जीएसटीआर वन। अंडरस्टैंडिंग? तो ये सेम पॉइंटर है जो हम लोग ने रिटर्न में पढ़ा था। इंट्रा होगा तो कंसोलिडेटेड ऑफ ऑल सप्लाईज, इंटर होगा एंड द वैल्यू ऑफ इनवॉइस इज मोर देन 1 लाख, तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स, और अगर वैल्यू ऑफ इनवॉइस इज लेस देन और इक्वल टू 1 लाख, देन स्टेट वाइज डिटेल्स, स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड। जी। अभी ये अपना लास्ट पॉइंट है क्यूआरएमपी का, बट ये अच्छा पॉइंट है, सब लोग ध्यान देना, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, मस्त घुस घुस के पढ़ाऊंगा ये पॉइंट। ऑप्शंस फॉर मेकिंग, मैंने क्यूआरएमपी ऑप्ट करा नहीं, क्यूआरएमपी नहीं ऑप्ट करा, विच डजंट मीन मेरे 5 करोड़ के ऊपर गया है टर्नओवर अब तक, बट क्यूआरएमपी के लिए तो नहीं ऑप्ट किया है। ऑप्शन है ना क्यूआरएमपी तो, ठीक है। ऑप्शंस फॉर मेकिंग मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स, अभी ना मंथली पेमेंट करना है ना, तो मंथली पेमेंट करना है, तो मेरे पास ऑप्शंस क्या है वो हम लोग देखते हैं। देखो, आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी, मंथली करना है तो मंथली में आइडेंटिफाई करूंगा टैक्स लायबिलिटी कितना है, आउटवर्ड टैक्स माइनस मेरा जितना आईटीसी है वो, माइनस करके मुझे क्या मिल जाएगा, टैक्स लायबिलिटी मिल जाएगा, जो मुझे कभी पे करना है, एवरी मंथ पे करना है। ठीक है। अभी उन्होंने मुझे दो ऑप्शंस दिए, उन्होंने मुझे दो ऑप्शंस दिए। एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक मिनट सिर्फ। यस, उन्होंने मुझे दो ऑप्शन दिए फॉर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है। ऑप्शन वन क्या बोला उन्होंने, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, क्या बोल दिया उन्होंने, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसके बेसिस पे तुम लोग क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो।
एंड सेकंड दे दिया सेल्फ असेसमेंट मेथड। अभी देखो, मैं जो पेमेंट कर रहा हूं, कहना से वो पेमेंट मैं कर रहा हूं मंथली बेसिस पे, बराबर। अगर मंथली बेसिस मैं गवर्नमेंट को जाके बोलता हूं कि सर, हम लोग को अगर आप बोल रहे हो कि मंथली बेसिस पे पेमेंट करना है, तो मतलब मुझे सिर्फ कंप्यूट करना है। गवर्नमेंट बोला हाँ, तुझे अमित कंप्यूट करना पड़ेगा। मैंने बोला सर, अगर मुझे सब कुछ ही मंथली बेसिस पे कंप्यूट करना है, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम? अगर मैं सब कुछ एकदम परफेक्ट डेटा निकाल के अगर बैठ के अगर सब कुछ कंप्यूट किया, मतलब मेरे पास सब डेटा अवेलेबल है। अगर मेरे पास सब डेटा अवेलेबल है, व्हाई द हेल विल आई ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी? आई विल फाइल जीएसटीआर 1 ऑन मंथली बेसिस। मुझे क्या करना है? सिर्फ डेटा डालना है अंदर जीएसटीआर 1 में और फाइल करने का है। सो क्यूआरएमपी का फायदा क्या, इफ यू आर आस्किंग मी टू डू एवरीथिंग व्हिच आई वाज ऑलवेज डूइंग इन जीएसटीआर 1 एंड 3बी? बिकॉज़ जीएसटीआर 3बी के टाइम पे मंथली वैसे भी मुझे कंप्यूट करना पड़ता था। सो अगर कंप्यूट करके टैक्स पे करना है, सो डोंट यू थिंक यू विल फाइंड फॉर द एक्यूरेसी कि यार एक्यूरेट डेटा होना चाहिए? अगर तुम लोग इतने एक्यूरेसी से काम कर रहे हो एवरी मंथ और डेटा निकल रहे हो, तो इससे अच्छा तुम लोग वो डेटा ले लो और जीएसटीआर 1 भी फाइल कर दो। सो मैं बोल रहा सर, गवर्नमेंट कुछ तो गड़बड़ हो रहा है सर। ये एक्यूरेसी के पीछे हम लोग अगर गए, तो मैं कभी क्यूआरएम पे फाइल ही नहीं करूंगा, बिकॉज़ आई विल हैव द एक्यूरेट डेटा। व्हाई विल आई ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी स्कीम? गवर्नमेंट वाला बात तो बराबर है। मैं तुम लोगों को एवरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। पहले प्रॉब्लम बता रहा हूँ, फील कर रहा हूँ कि हाँ, ये प्रॉब्लम है भाई। ये प्रॉब्लम था। पहला प्रॉब्लम क्या बोला था मैंने? आईटीसी का प्रॉब्लम बोला था कि सामने वाले को आईटीसी नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन दिया आईएफएफ। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप मुझे बोल रहे हो एवरी मंथ रिटर्न भरने का है, एवरी मंथ पेमेंट करने का है। मैं बोल रहा हूँ कि सर, एवरी मंथ मुझे पेमेंट करने के लिए एक्यूरेट डेटा आइडेंटिफाई करना ही है। व्हाई विल आई ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी? आई हैव द एक्यूरेट डेटा। आई विल फाइल माय जीएसटीआर 1 एंड आई विल ट्रांसफर द क्रेडिट ऑन मंथली बेसिस। वैसे भी मैं पहले कर रहा था। मुझे कुछ भी क्यूआरएमपी का फायदा नहीं हो रहा है। तो इसके वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि अच्छा ठीक है, डोंट कंप्यूट योर डेटा, डोंट कंप्यूट योर डेटा ऑन एक्यूरेट बेसिस। मतलब ऐसा कुछ एक्यूरेसी का हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग तुझे बताएंगे कि पेमेंट कैसे करना है। वैसे भी तुझे एवरी मंथ कंप्यूट नहीं करना है ना। मैंने बोला मुझे नहीं करना है। मैं अगर करने बैठूंगा तो मैं क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट नहीं करूंगा, बिकॉज मैं एवरी मंथ रिटर्न भर दूंगा। सो गवर्नमेंट इज सेइंग कि चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम लोग बताएंगे तुझे कैसे पेमेंट करना है। सो गवर्नमेंट ने मुझे पेमेंट करना सिखाया कि ये ऐसे टाइप में दो लोगों को पेमेंट करना है। सी, मैं बोल रहा हूँ सर, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं अगर मैं तीसरे मंथ का पेमेंट कंप्यूट करना है तो ठीक है। तीसरे मंथ का तो मुझे कंप्यूट करना ही पड़ेगा। तीसरे मंथ का मतलब तीसरे मंथ में तीनों क्वार्टर्स का, बिकॉज वैसा इट इज मेकिंग सेंस टू मी। बिकॉज थर्ड मंथ में मैं एफर्ट्स ले रहा हूँ और मैं 2 मंथ्स में एफर्ट्स नहीं ले रहा हूँ। दिस इज द बेनिफिट फॉर मी ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम। इफ यू आर आस्किंग मी टू डू एवरी मंथ, देन इट इज नॉट अ बेनिफिट फॉर मी, बिकॉज आई वाज ऑलवेज डूइंग दिस फॉर द लास्ट फ्यू लाइक क्वार्टर्स और मंथ्स और ईयर, जब जब तक काम कर रहा हूँ। सो गवर्नमेंट ने मुझे दो ऑप्शंस दिए हैं फॉर मेकिंग अ पेमेंट। ऑप्शन नंबर 1, गवर्नमेंट के हिसाब से पेमेंट करो। गवर्नमेंट बताएगा ऐसे ऐसे पेमेंट करना। एंड ऑप्शन नंबर 2, तू खुद सेल्फ असेसमेंट करना और सेल्फ असेसमेंट के केस में तू पेमेंट कर सकता है। ठीक है। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि भाई फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से अगर मुझे पेमेंट करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? प्लीज पे अटेंशन हियर, प्लीज पे अटेंशन हियर। इसमें मैं दो कैटेगरीज में बाइफरकेट करता हूं ये चीजें। मैंने फर्स्ट टाइम क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट किया है। मैंने फर्स्ट टाइम क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट किया है। ठीक है। सो क्वार्टर 3 के लिए कौन से क्वार्टर्स होते हैं, मतलब कौन से मंथ्स होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और मैं फर्स्ट टाइम क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 ये दोनों में नॉर्मल स्कीम में था। अगर मैं नॉर्मल स्कीम में था फॉर क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2, विच मीन्स कैन आई से एवरीवन दैट आई मस्ट बी फाइलिंग मंथली रिटर्न्स? आई मस्ट बी फाइलिंग मंथली रिटर्न्स। एकदम बराबर। मैं क्वार्टर 3 से क्वार्टरली रिटर्न्स मंथली पेमेंट पे जा रहा हूँ। बट उसके पहले तो मैं जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 मंथली बेसिस पे फाइल करता था। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीने मैंने मंथली रिटर्न्स और मंथली पेमेंट्स किए। सो मुझे जो अभी क्वार्टर 3 में पेमेंट करना है, जो फर्स्ट मंथ का है, अक्टूबर का है, नवंबर का, दिसंबर का है, मुझे टेंशन दिसंबर मंथ का है ही नहीं। बिकॉज़ दिसंबर मंथ में मैं एक्चुअल कंप्यूटेशन करने वाला हूँ और एक्चुअल पेमेंट करने वाला हूँ। मेरा कंसर्न है अक्टूबर एंड नवंबर का। अक्टूबर एंड नवंबर का पेमेंट का क्या करूं? सो गवर्नमेंट ने क्या बोला मालूम है? गवर्नमेंट ने बोला एक काम कर, तुझे एक्चुअल कैलकुलेट नहीं करना है ना, एक काम कर, पे 100% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश
इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर्स लास्ट मंथ, वापस बोल रहा हूं, पे 100% ऑफ टैक्स पेड इन कैश इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर्स लास्ट मंथ। इसका मतलब सब लोग प्लीज इधर थोड़ा सा ध्यान देना, मैं क्या क्या बोल रहा हूं। कैश में तूने कितना पेमेंट किया है वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। सर कैश में मतलब क्या? देखो इधर किधर लिखा है क्या मैंने? देखो इधर एक्सप्लेन करता हूं मैं। कैश में मतलब क्या, सी हम लोग कौन से क्वार्टर में है? वी आर इन क्वार्टर नंबर 2, प्लीज सब लोग प्लीज अटेंशन इधर देना। क्वार्टर 3 में है, और क्वार्टर 3 के अक्टूबर एंड नवंबर का हम लोग बात कर रहे हैं। दिसंबर तो प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है, करेक्ट है? और क्यों नहीं लग रहा है आई होप तुम लोगों को समझा होगा। तो अक्टूबर एंड नवंबर का पेमेंट करना है, यस। तो वो लोग बोल रहे हैं क्वार्टर 2 के लास्ट मंथ का डेटा निकालो। मुझे कुछ अरे बेस चाहिए ना मुझे पेमेंट करने के लिए। तो क्वार्टर 2 के लास्ट मंथ में आउटवर्ड टैक्स कितना था? आउटवर्ड टैक्स था 1 लाख। मैंने क्वार्टर 2 के लास्ट मंथ में मैंने आईटीसी कितना लिया है? आईटीसी लिया है 70,000 का। थोड़ा हैंडराइटिंग से देख लेना। तो मुझे कैश में कितना पे किया मैंने? 30,000 रुपीज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट किया। कैन आई से 30,000 आई पेड इन कैश इन द मंथ ऑफ लास्ट क्वार्टर का लास्ट मंथ, मतलब कौन सा आएगा? जुलाई अगस्त सितंबर, राइट? सितंबर मंथ में 30,000 रुपीज का मैंने कैश में पेमेंट किया। गवर्नमेंट बोल रहा है कि लेट्स अज्यूम दैट यू विल हैव द सेम डेटा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर ऑल्सो, यू विल हैव द सेम डेटा फॉर द मंथ ऑफ नवंबर ऑल्सो, सो प्लीज पे 30,000 रुपीज इन अक्टूबर एंड 30,000 रुपीज इन नवंबर। इधर हम लोगों के पास एक बेस चाहिए टू मेक अ पेमेंट ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट इज सेइंग कि तुझे अगर एक्चुअल कंप्यूट नहीं करना है, समझ में आ गया? समझ में आ गया कि क्या रीजन है? समझ में आ गया? तो इसकी वजह से क्वार्टर 2 के लास्ट मंथ में मंथली रिटर्न भरा होगा एवरीबॉडी, मंथली रिटर्न भरा होगा। तो मंथली रिटर्न भरा होगा तो पीछे देखो, जो मंथली लास्ट मंथ में जो भी तुम लोग ने फाइल किया हुआ है और पे किया हुआ है ऑफ पेमेंट इन कैश, जितना भी पेमेंट किया होगा वो सब कुछ तुम लोग अक्टूबर एंड नवंबर में उतना ही कैश में पेमेंट कर लोगे। मतलब द डेटा ऑफ आउटवर्ड टैक्स, द डेटा ऑफ आईटीसी रिमेन्स द सेम, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं फॉर अक्टूबर एंड नवंबर, बिकॉज उनको तो एस्टिमेशन के बेसिस पे ही करना है, बराबर। और जब भी दिसंबर का डेटा आएगा, जब भी दिसंबर का डेटा आएगा वो तो एक्चुअल डेटा आएगा ना भाई, वो तो एक्चुअल डेटा आएगा। सो दिसंबर में समझ पेमेंट करना है 1.20 lakhs का। तो उसमें से 60,000 का पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, और इस पे इसके वजह से मैं सिर्फ कितने का पेमेंट करूंगा एडिशनल? 60,000 का इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? इज एवरीबडी क्लियर? मैंने क्या अज्यूम किया इधर? अज्यूम किया दैट लास्ट क्वार्टर के लास्ट मंथ का जो मंथली रिटर्न मैंने, ओके सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि मंथली रिटर्न फाइल किया होगा मैंने लास्ट मंथ में। यस, क्यों? बिकॉज मैं क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में रेगुलर में था, और क्वार्टर 3 में आई एम ऑप्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, विच मींस आई वाज ऑलवेज फाइलिंग जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी ऑन मंथली बेसिस। और इसके वजह से लास्ट क्वार्टर के लास्ट मंथ का मेरे पास मंथली डेटा होगा, एंड वही मंथली डेटा की वजह से हिसाब से मैं टैक्स कंप्यूट करूंगा, और वो जो टैक्स मतलब कंप्यूट किया होगा वही टैक्स लूंगा जो कैश में पे किया है, वो अक्टूबर एंड नवंबर के में पे करूंगा ऑन एस्टिमेशन बेसिस। एंड दिसंबर में जो होगा वो दिसंबर में जो भी एक्चुअल कंप्यूट करूंगा, तभी अक्टूबर नवंबर में जितना पे किया है उसका मैं डिडक्शन ले लूंगा, और बाकी का पेमेंट दिसंबर में कर दूंगा। एवरीबडी क्लियर टिल हियर? इधर तक सब लोग क्लियर है? ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट, दैट फर्स्ट टाइम क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्टेड का ऐसे होता है। बट यस, हम लोगों को ये समझना चाहिए फर्स्ट टाइम क्यूआरएमपी ऑप्ट किया है मतलब इसके पहले मैं मंथली रिटर्न मंथली पेमेंट करता था। ओके, कूल, ये अभी समझ में आ गया। कहने से ये जब भी होता है तभी फर्स्ट एंड सेकंड मंथ जो होता है ना, अक्टूबर एंड नवंबर, या कोई भी अगर क्वार्टर जिसमें क्यूआरएमपी में जा रहा हूं, वो दोनों मंथ का सेम टैक्स आएगा, बिकॉज वो दोनों एस्टिमेशन बेसिस पे हो रहा है। और एस्टिमेशन क्या है? लास्ट मंथ का, लास्ट क्वार्टर का लास्ट मंथ का, जो लेटेस्ट बेसिकली जो लेटेस्ट मंथली रिटर्न फाइल किया है ना,
जो लेटेस्ट मंथली रिटर्न फाइल किया ना, उसका मैंने कितना पेमेंट कैश में किया, उतना सेम पेमेंट अक्टूबर में और नवंबर। ठीक, ओके। अभी प्रॉब्लम क्या आता है, अभी थोड़ा एक पॉइंट है अपना, लाइक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। नॉट द फर्स्ट टाइम, मतलब मैं क्यूआरएमपी के लिए आई एम नॉट द फर्स्ट टाइम इन विच आई एम गोइंग फॉर क्यूआरएमपी। अभी तुम लोगों को थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करूंगा मैं, और तुम लोगों को बताऊंगा कि भाई ये रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ लॉजिकल है, सब सब में लॉजिक है भाई। देखो, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3, इस पे भी मैं क्यूआरएमपी में हूं, इस पे भी मैं क्यूआरएमपी में हूं। और क्वार्टर 3 का अभी मुझे दो जो मंथ्स है, अक्टूबर, नवंबर, अभी दिसंबर तो अपने को मालूम है कैसे हो, वो तो एक्चुअल होने वाला है। अभी कैसे करें सर, अभी अक्टूबर एंड नवंबर का कैसे करें? यू विल से कि सिंपल है ना सर, यू विल से कि सिंपल है सर। क्वार्टर, हम लोग तो इधर है, हम लोग ये देख रहे हैं क्वार्टर 3 का। क्वार्टर 3 में अक्टूबर एंड नवंबर का पेमेंट कितना होगा देखना है। जैसे कि सिंपल है, क्वार्टर 2 में जाओ, और जो और जो तुम लोग ने लास्ट क्वार्टर के लास्ट मंथ में जितना पे किया होगा, उतना पेमेंट अक्टूबर में कर दो। बट माय फ्रेंड, क्वार्टर 2 में मैंने मंथली पेमेंट किया था, बट मेरे पास डेटा जो है ना, डेटा क्वार्टर 2 में जो मेरे पास डेटा है दैट इज फॉर 1 क्वार्टर, राइट? मेरे पास जो क्वार्टर 2 का डेटा है दैट इज फॉर 1 क्वार्टर। सो पूरा का पूरा क्वार्टर का मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास थोड़ी ना एक मंथ का अवेलेबल है। सो मैं अगर पहले क्यूआरएमपी में था, मैं कहना से मैंने कभी भी मंथली रिटर्न नहीं भरा होगा। अगर मैंने मंथली रिटर्न नहीं भरा होगा और मंथली पेमेंट भले किया था, पर पेमेंट भी एस्टिमेशन बेसिस भी हो रहा है। सो कहने से आई हैव द डेटा फॉर क्वार्टर 2, दैट इज ऑन द एंड फॉर द एंटायर क्वार्टर। मेरे पास जो एक्चुअल डेटा है ना, वो पूरे क्वार्टर का डेटा है। मैं क्वार्टर 3 का बात कर रहा हूँ, क्वार्टर 1 तेल लेने गया अभी, डोंट लुक एट क्वार्टर 1 राइट नाउ। मैं बोल रहा हूँ कि क्वार्टर 3 में हूं, तो लास्ट क्वार्टर का लास्ट मंथ का डेटा मेरे पास अवेलेबल होगा क्या? नहीं, मेरे पास लास्ट क्वार्टर का डेटा अवेलेबल होगा। मेरे पास लास्ट क्वार्टर का डेटा अवेलेबल होगा, जो पूरे तीनों महीने का डेटा है। सो मैं पूरे तीनों महीने का डेटा एक क्वार्टर के लिए यूज कर सकता हूँ क्या, आउटवर्ड टैक्स करके? नहीं भाई, बिकॉज मैं जो ये पहले का डेटा देख रहा हूँ दैट इज फॉर 3 मंथ्स। सो अगर मेरे फॉर एग्जाम्पल टैक्स आता है, इधर टैक्स आया है 90,000 रुपीज का, मैंने टोटल टैक्स भरा है पूरे क्वार्टर में। So can I use that same data for October? Can I use the same data for November? No, this entire 90,000 rupees, this 90,000 rupees is for one entire quarter. Don't you think इसका सिर्फ 1/3 अक्टूबर में आना चाहिए, और इसका सिर्फ 1/3 नवंबर में आना चाहिए एवरीवन? डोंट यू थिंक कि 90,000 का जो अगर मेरे पास क्वार्टर का डेटा अवेलेबल होगा, डोंट यू थिंक ये क्वार्टर के डेटा का सिर्फ 1/3 अक्टूबर में आना चाहिए और 1/3 नवंबर में आना चाहिए? बिकॉज 90,000 इज फॉर 3 मंथ्स। इस पे पहले अग्री करो कि हाँ 1/3 आना चाहिए, बराबर बोल रहे हो आप कि 1/3 आना चाहिए क्वार्टर नंबर 3 में, अक्टूबर एंड नवंबर। दिसंबर का प्रॉब्लम है नहीं। पहले ये पॉइंट से अग्री करो कि लास्ट टाइम ऐसे क्यों नहीं किया था, बिकॉज लास्ट टाइम मेरे पास मंथली डेटा ही था। ये टाइम मेरे पास मंथली डेटा नहीं है, मेरे पास एक क्वार्टर का डेटा है। ये जो लास्ट क्वार्टर का डेटा मेरे पास अवेलेबल है विच इज 90,000, वो 90,000 जो है, वो 90,000 एक क्वार्टर का है ना, इसकी वजह से उसका 1/3 अक्टूबर में होना चाहिए और 1/3 नवंबर में होना चाहिए। पूरा का पूरा 90 एंड 90 का पेमेंट करना विल बी रॉन्ग, बिकॉज दिस इज फॉर द इंटर क्वार्टर। बराबर? सो इसका 1/3 इधर आना चाहिए और इसका 1/3 इधर आना चाहिए। ये होता है एस्टिमेशन। बराबर? और दिसंबर मंथ में तो क्या होगा, एक्चुअल होगा। ओके, ओके, प्लीज एवरीबॉडी रिप्लाई, अदर्स मुझे समझेगा नहीं, तुम लोग को समझाएगी नहीं, और मैं अजम्पशन करके आगे जाऊंगा। ठीक है? सो क्यूआरएमपी 90,000, 1/3 कर दिया। अभी उन्होंने क्या बोल दिया मालूम है? बराबर है, मतलब 1/3 करना है, दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली राइट। बट दे सेड अच्छा 1/3 करना है ना, एक काम करते, वी विल गिव अ फॉर्मूला टू यू एंड वी विल से डोंट डू 1/3, टेक 30% ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर्स टैक्स एंड टेक 30%
of the previous quarter's tax. So 30%, one third is 33.33, but they have made it as 30%. तो अगर तुम लोग ने इधर देखा, सॉरी 30 नहीं, 35, 30 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 35%, सॉरी. Consider this as 35%. Consider this as 35%. 33.3333 था, करेक्ट है, पर उन्होंने बोला कि 35% फ्लैट ले लो. सो बेसिकली फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए 35% होगा, एंड जो थर्ड मंथ होगा उस पर एक्चुअल डेटा होगा. करेक्ट है, एंड दिस इज द वे यू आर गोइंग टू हैव द एस्टिमेशन. सो Q3 के लिए मैं QRMP के लिए जा रहा हूँ, एंड नॉट द फर्स्ट टाइम, देन इन दैट केस अक्टूबर में 35% ऑफ टैक्स ऑफ Q2 पेड इन कैश. बाद में नवंबर मंथ में 35% ऑफ टैक्स ऑफ Q2 पेड इन कैश, और दिसंबर मंथ में तो एक्चुअल होगा. सितंबर के GSTR 1 का फिगर नहीं लेंगे. GSTR 1, सितंबर के GSTR 1 का फिगर क्या होता है, उसका ही तो पेमेंट करता है ना मैं, तो उसके GSTR 1 में वही तो फिगर होगा. सो Q2 के GSTR 1 और GSTR 3 भी में वही तो फिगर्स होंगे, वही तो फिगर लेना है हम लोगों को, पर वो तो क्वार्टरली होगा. सो 90,000 विल बी ऑन 1 क्वार्टर ना, वही तो फिगर लिया हम लोग ने. है ना. सो Q3 के केस में अक्टूबर 35% ऑफ टैक्स ऑफ Q2 पेड इन कैश, 35% ऑफ टैक्स ऑफ Q2 पेड इन कैश. ओके, एंड दिसंबर मंथ का तो एक्चुअल होगा. करेक्ट खुशबू. सो इन कैश ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इन कैश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टैक्स नहीं होना चाहिए. इन कैश मतलब आईटीसी यूज करने के बाद, बिकॉज वही तो अजम्पशन है अपना, कि जब भी जितना लास्ट मंथ में इन कैश पे किया था उतना ही मैं ये मंथ में इन कैश पे करूंगा, वैसा. है ना. एक बार 1 and 2 अच्छे से पढ़ना और ग्रास्प करना. 1 and 2 वाला जो पॉइंट लिखा है वो, कि पहले लास्ट मंथ का ही क्यों लिया, बिकॉज मंथली अवेलेबल था. नीचे क्वार्टरली लेके उसका 1/3 क्यों किया, बिकॉज क्वार्टरली अवेलेबल था, और 1/3 किया इसकी वजह से 35 आया. नाउ पीपल से कि हाँ 35% ये है फॉर्मूला है. फॉर्मूला काय का फॉर्मूला, वो तो 1/3 का पॉइंट है. वो 1/3 का उन्होंने 35 कर दिया. वी आर जस्ट आइडेंटिफाइंग द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स. मतलब अब Q4 में दिसंबर की फिगर का 35 होगा. दिसंबर नहीं ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर. मेरे पास दिसंबर का फिगर ही नहीं है. अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो फिगर मेरे पास अवेलेबल है उसका 35% होगा, जो भी Q4 में भरूंगा, जैन एंड फेब का. अगर मेरे पास दिसंबर में होता, अगर मेरे पास दिसंबर में होता, हाँ, अगर तू बोल रहा है कि फर्स्ट टाइम क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट किया है तो बराबर दिसंबर का लूंगा Q4 के लिए. बट अगर Q4 में हूं, और मैं फर्स्ट टाइम नहीं, मतलब लास्ट टाइम भी क्यूआरएमपी में था, उसके लास्ट टाइम भी क्यूआरएमपी में था, देन इन दैट केस Q4 में Q3 का जितना भी टैक्स है इन कैश वो निकालो, पर वो तीनों महीने का है. इसके लिए इंटू 35 इंटू 35.
करेक्ट, दैट्स राइट। हाँ, जस्ट एक चीज़, जीएसटीआर 1 में सिर्फ आउटवर्ड टैक्स होता है, जीएसटीआर 3B में पेमेंट होता है। बट हाँ, मतलब जीएसटीआर 1 के ही डेटा पे जीएसटीआर 3 में पेमेंट होगा। करेक्ट, ठीक है, बढ़ो आगे। ठीक है, ओके। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड मंथ का जो मुझे पेमेंट करना पड़ता है, व्हाट इज द ड्यू डेट? सर ये हम आईएफएफ के लिए कर रहे हैं ना? आईएफएफ के लिए नहीं, पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए कर रहे हैं। आईएफएफ के लिए तो मुझे डेटा आइडेंटिफाई करना ही है बी टू बी का, वो सिर्फ बी टू बी का करना है। आईएफएफ में सिर्फ रिटर्न्स होते हैं, ये पेमेंट क्वार्टरली रिटर्न्स मंथली पेमेंट है ना। सो डोंट गेट कंफ्यूज आईएफएफ। हाँ, मतलब यू कैन से दैट बोथ आर कनेक्टेड ओनली। करेक्ट है, बट आईएफएफ के अंदर एक्चुअल डेटा जाएगा और ये एस्टिमेशन बेसिस पे पेमेंट हो रहा है। आईएफएफ के अंदर जो डेटा जाएगा, दैट विल बी ओनली बी टू बी ट्रांजेक्शन विच आई विल पुट। सो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज वो अमाउंट का जीएसटी मैं अभी पे नहीं कर रहा हूँ। ये पेमेंट जो कर रहा हूँ वो एस्टिमेशन बेसिस पे कर रहा हूँ, और वो जो रिटर्न में बी टू बी कर रहा हूँ, दैट इज टू गिव द क्रेडिट टू द अदर पर्सन। दैट्स इट। ठीक, ओके। अभी जो फर्स्ट एंड सेकंड मंथ का पेमेंट होता है, उसका ड्यू डेट क्या है? उसका ड्यू डेट इज 25th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सर अभी तक ऊपर कुछ देखा था हम लोग ने? ऊपर कुछ देखा था हम लोग ने? ऊपर देखा था, किसके लिए मालूम है? आईएफएफ का ड्यू डेट था वो 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 13th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जो फर्स्ट एंड सेकंड का करना पड़ता है। अभी हम लोग वही पेमेंट का कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड मंथ का जो पेमेंट होता है वो कभी करना पड़ता है? पेमेंट का ड्यू डेट क्या है? 25th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सिर्फ थर्ड मंथ का क्यों नहीं बात किया ऊपर? ऊपर जीएसटीआर 1 एंड 3 भी है, तो वो तो हम लोगों को मालूम ही है। सर इधर भी थर्ड मंथ का बात क्यों नहीं किया? बिकॉज ये तो जीएसटीआर 3 में पेमेंट होगा, वो तो हम लोगों को मालूम है। 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब 20th डे ऑफ द, हाँ 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो इसके वजह से थर्ड मंथ का कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड का ही मेन पेमेंट करने के लिए। ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स, सर इंटरेस्ट का क्या होगा? इंटरेस्ट का क्या होगा सर? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में इंटरेस्ट लगेगा क्या अगर मेरा गलती हुआ और मैंने कम पे किया क्वार्टर वन में? तो क्वार्टर वन के फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में तो मेरा क्वेश्चन ये है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट सेकंड मंथ में मुझे पेमेंट करना पड़ता है बराबर, पर वो मैं एस्टिमेशन बेसिस पे कर रहा हूँ, क्योंकि थर्ड मंथ में मेरे पास पूरा डेटा आ रहा है। सो अगर फर्स्ट एंड सेकंड मंथ जब भी एक्चुअल आइडेंटिफाई होगा, और एक्चुअल के हिसाब से मैंने फर्स्ट मंथ में पेमेंट करना चाहिए था 2 लाख का, मैंने पेमेंट किया सिर्फ 70,000 रुपीज। कहने से 1,30,000 का मैंने पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं किया है फर्स्ट मंथ में। तो वो जो गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया है वो मैंने थर्ड मंथ में किया, बिकॉज जब बैलेंसिंग फिगर मैंने थर्ड मंथ में पे किया, बट कहने से फर्स्ट मंथ में कम पे किया था मैंने, तो उसका इंटरेस्ट लगेगा क्या? ये क्वेश्चन पूछा है। मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ, भाई गवर्नमेंट मुझे एक चीज बताओ, मैंने सब कुछ तुम्हारे हिसाब से किया, मैंने क्यूआरएमपी ऑप्ट किया, चलो ठीक है। मैंने तुम लोगों को पूछा था कि मुझे पेमेंट कैसे करना है, मुझे तुम लोग ने बताया बेसिस कि ये बेसिस पे पेमेंट करना है करके। अगर मुझे तुम लोग खुद बता रहे हो कि ये बेसिस होने वाला है पेमेंट करने के लिए, तो और बाद में तुम लोग बोल रहे हो कि नहीं नहीं, अगर कम पे टैक्स हुआ इसकी वजह से तू इंटरेस्ट भर, ये तो गलत है ना भाई। मैं तो तुम्हारा मेथड फॉलो कर रहा हूं। अगर मैं तुम्हारा मेथड फॉलो कर रहा हूं तो हाउ कैन यू चार्ज इंटरेस्ट ऑन मी? तुम लोग ने मुझे बोला फर्स्ट मंथ में इतना पेमेंट करना है, पे कर दिया। सेकंड मंथ में बोला कि उतना पेमेंट करना है, कर दिया। तो भाई मेरा क्या गलती इसमें अभी? तो इसकी वजह से फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में कभी भी याद रखना, देयर विल बी नो इंटरेस्ट एट ऑल, देयर विल बी नो इंटरेस्ट। करेक्ट है, बट अगर वही चीज सेल्फ असेसमेंट होगा ना दोस्त, सेल्फ असेसमेंट, तो सेल्फ असेसमेंट के केस में इंटरेस्ट लग जाएगा। क्यों? बिकॉज पे कितना किया था? 20,000, और एक्चुअल लाइबिलिटी आती है 22,000 की। सो 2,000 पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट लग जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट बोल रहा है मैंने बोला था
कि मेरे हिसाब से करना। तुझे चुल आई कि तूने खुद से किया, तो अगर तूने खुद से किया है तो तुझे कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। कि तूने कम पे किया होगा तो इंटरेस्ट लगेगा। सो दिस इज वन डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ असेसमेंट। समझ रहे, सेल्फ असेसमेंट एंड दिस। परफेक्ट। सी, अभी हम लोग ने अभी तक बात किया है कि ड्यू डेट्स फॉर आईएफएफ। आईएफएफ का ड्यू डेट क्या है? 13th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, 13th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ आईएफएफ कभी फाइल करते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड मंथ। ठीक है। जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट क्या है? 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है। अभी जो फर्स्ट मंथ का पेमेंट होगा वो कभी होगा? 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ पेमेंट। एंड सेकंड मंथ का पेमेंट कभी होगा? 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। एक मिनट, ऊपर जो मैंने बात किया था वो ऊपर का बात था रिटर्न्स का, बराबर? ये दो आईएफएफ एंड जीएसटीआर 1। नीचे जो बात किया है वो पेमेंट का बात किया है। ये पेमेंट का बात किया है, फर्स्ट एंड सेकंड मंथ का। सर थर्ड मंथ के पेमेंट का बात ही नहीं किया। यस, थर्ड मंथ में हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि कभी फाइल करते हैं जीएसटीआर 3B। यस, 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अभी देखो इसमें उन्होंने जीएसटीआर 3B का भी ड्यू डेट चेंज कर दिया। उन्होंने बोला अगर तू क्यूआरएमपी स्कीम के लिए ऑप्ट कर रहा है ना, तेरे लिए ड्यू डेट होने वाला है 22nd और 24th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। क्या बोला उन्होंने? 22nd और 24th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ना 24th क्यों से 20th था ना, हाँ, पर क्यूआरएमपी के लिए चेंज कर दिया। ठीक है, चलो चेंज कर दिया, मान लिया। सर 22nd एंड 24th दो डेट्स क्यों है? अभी देखो मैं तुम लोगों को कुछ बताता हूँ, ये लास्ट पार्ट है अपना। उन्होंने पोर्टल पे प्रेशर अवॉइड करने के लिए, उनको लगा कि सब लोग क्यूआरएमपी फाइल करेंगे भाई, पोर्टल का प्रेशर उन्होंने थोड़ा सा कम करने के लिए उन्होंने दो ड्यू डेट्स दिए, सो दैट पोर्टल अपना क्या बोलते हैं उसको, टू मच ट्रैफिक जो होता है ना, इसकी वजह से पोर्टल चलना बंद होता है, वो नहीं होगा। तो उन्होंने बोला 22nd डे को हम लोग स्टेट्स बताएंगे, ये स्टेट्स वालों को 22nd के पहले भरना है और ये स्टेट्स वालों को 24th के पहले भरना है। अभी तुम लोगों को याद रखने का ऐसा जरूरत नहीं है, बट एक बार पढ़ के रखो, तुम लोगों को इंडिया का मैप सामने रखो, यू अंडरस्टैंड कि इधर क्या होगा। रजिस्टर्ड पर्सन हुज 22nd का पढ़ रहा हूँ। रजिस्टर्ड पर्सन हुज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप। सो बेसिकली मिड से नीचे, मिड से नीचे सब जो आता है वो 22nd को आएंगे, और गुजरात के ऊपर, गुजरात के ऊपर जो लोग हैं वो किधर आएंगे? 24th में आएंगे। सी मतलब हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है, वो 24th में आएंगे। तो मतलब तुम लोगों को अंदाजा आ जाएगा कि मतलब मैप देख के कि अगर साउथ का है, नॉर्थ का है, किधर का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है, समझ में आ जाएगा क्या है 22nd एंड 23rd। ये जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट था। सो बेसिकली ड्यू डेट भी तुम लोगों को मैंने बता दिए समराइज करके कि व्हाट इज गोइंग टू बी द ड्यू डेट, एंड दिस इज आवर क्यूआरएमपी स्कीम। पूरा मैं तुम लोगों को रिवाइज करवाऊंगा कि क्या क्या किया हम लोग ने क्यूआरएमपी में, सब लोग ध्यान देना। क्यूआरएमपी के अंदर सबसे पहले हम लोग ने बोला कि भाई क्वार्टरली रिटर्न भर सकता है और मंथली पेमेंट कर सकता है इफ योर टर्नओवर इज अप टू 5 crores इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एंड ये साल में भी 5 करोड़ क्रॉस नहीं होना चाहिए। मैंने अगर क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट किया है तो मैं लोकेशन बेस्ड क्यूआरएमपी ऑप्ट कर सकता हूँ क्या? यस, मैं कर सकता हूँ, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द डेट, मतलब एक बार मैंने क्यूआरएमपी एक्सरसाइज कर दिया तो जब तक मैं कैंसिल नहीं करता तब तक मैं क्यूआरएमपी में ही रहूंगा। व्हाट इज द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द क्यूआरएमपी? जो साल में, जो महीने में, जो क्वार्टर में, सॉरी, जो क्वार्टर में मुझे क्यूआरएमपी में जाना है उसका प्रीवियस क्वार्टर्स, ओके, फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर, फ्रॉम दैट डेट टिल द लास्ट डेट of the first month
ऑफ द करंट क्वार्टर। सो डेट, मंथ्स एंड क्वार्टर ऐसे आना बोलते वक्त, लास्ट मंथ ऑफ द फर्स्ट, सॉरी, लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द करंट क्वार्टर। सो तब तक यू कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन। उसके बाद ऑप्शन लैप्स कभी होगा तो दो केसेस देखे हम लोग ने। इन एलिजिबल होगा तो इन एलिजिबल के केस में अगर मिडिल ऑफ द ईयर भी अगर मेरा 5 करोड़ क्रॉस हुआ होगा बट कंप्लीट दैट एंटायर क्वार्टर विथ 5 करोड़ विथ क्यूआरएमबी, एंड उसके नेक्स्ट क्वार्टर से तुम लोग क्या करोगे, नॉर्मल में चले जाओगे। और अगर ऑप्ट आउट करना होगा, ऑप्ट आउट वॉलंटरीली ऑप्ट आउट करना है, देन इन दैट केस सेम चीज जो हम लोग ने ऑप्ट इन के लिए टाइम लिमिट देखा था। उसके बाद आईएफएफ भरना पड़ता है फर्स्ट एंड सेकंड मंथ के लिए, एंड थर्ड मंथ के लिए तो हम लोग जीएसटीआर 1 एंड 3 भी भरी देंगे। आईएफएफ से होता क्या है कि फर्स्ट एंड सेकंड मंथ का भी जो आईटीसी है वो सामने वाले पर्सन को जाता है, तो ये आईएफएफ का फायदा होता है। बी टू बी में आईएफएफ है, बी टू सी में आईएफएफ का जरूरत भी नहीं है और है भी नहीं। पेमेंट करने के लिए अपने पास दो ऑप्शन है। नंबर वन, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है एंड सेल्फ असेसमेंट मेथड है फर्स्ट 2 मंथ्स का, क्योंकि थर्ड मंथ का तो एक्चुअल के बेसिस पे पेमेंट होगा। अभी फर्स्ट मंथ का क्या है, फर्स्ट मंथ एंड सेकंड मंथ का उन्होंने बोला कि देखो कि तुम लोग ने लास्ट क्वार्टर में, लास्ट मंथ में कुछ पेमेंट किया था क्या। इसका मतलब तुम लोग अभी क्यूआरएमपी फर्स्ट टाइम ऑप्ट कर रहे हो। इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी फॉर द फर्स्ट टाइम, देन इन दैट केस लास्ट मंथ का मेरे पास डेटा अवेलेबल होगा, तो वो मंथ का डेटा ले लो। जो मैंने जितना भी पेमेंट मैंने कैश में किया होगा ना दोस्तों, वो ही पेमेंट हम लोग अक्टूबर एंड नवंबर, मतलब करंट क्वार्टर के फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में कर देंगे इन ईच ऑफ द मंथ। We have assumed here that the data which is there for the last month for outward tax ITC remains the same for the current month के first and second month, एंड उतना ही पेमेंट मैं अक्टूबर नवंबर में कर दूंगा। और दिसंबर में जितना भी टैक्स लायबिलिटी आता है, मतलब फॉर एग्जांपल दिसंबर में 90,000 आता है, तो वो 2020 माइनस करके बाकी का 50,000 जो बाकी है वो मैं दिसंबर में पे करूंगा। और अगर लास्ट क्वार्टर में और लास्ट मंथ में मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा लास्ट मंथ का डेटा, मेरे पास लास्ट मंथ भी, लास्ट क्वार्टर भी क्यूआरएमपी ऑप्ट किया था, तो मेरे पास पूरे महीने का डेटा होगा। तो पूरे महीने का डेटा ले लो, आपने कहा तो एक महीने का चाहिए ना अक्टूबर में पे करने के लिए, सो पूरे क्वार्टर का डेटा ले लो। सॉरी, लास्ट क्वार्टर में मेरे पास महीने का डेटा नहीं होगा, पूरे क्वार्टर का डेटा होगा। पूरे क्वार्टर का डेटा ले लो, इनटू 35% कंसिडर करना, दैट विल बी अक्टूबर मंथ टैक्स। वो जो क्वार्टर का डेटा है जो कैश में पे किया है, उसका 35% पे कंप्यूट करना, दैट विल बी नवंबर मंथ का टैक्स। एंड दिसंबर मंथ में तो एक्चुअल होने वाला है, जो भी रिजल्टिंग फिगर होगा वो दिसंबर में पे करना। और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में कभी भी इंटरेस्ट पे नहीं होगा और सेल्फ असेसमेंट में इंटरेस्ट पे हो जाएगा। एंड दिस इज योर क्यूआरएमपी स्कीम। सो क्यूआरएमपी में जितना मैंने बोला है उतना ही पढ़ना। जैसे तुम लोगों को होमवर्क ये है दैट ये जो मैंने लिखा है मैं तुम लोगों को इसके फोटोज भेजूंगा। इसका पीडीएफ भेजना थोड़ा डिफिकल्ट होता है भेजने के लिए, क्योंकि पुराना ऐप है ये, और पुराने ऐप पे वो दिखता नहीं है बराबर पेज वाइज, तो इसके वजह से। सो क्यूआरएमपी का प्लीज तुम लोग आज के आज लिखना, सो दैट तुम लोगों के दिमाग में फिक्स हो जाएगा, और खुद को बताना कि नहीं आज ही लिखना है क्यूआरएमपी, अदरवाइज बाद में याद नहीं रहेगा। ठीक है, एकदम परफेक्ट। तो अपना दोस्त क्यूआरएमपी डन हो गया।